अगर आपको अपने वजूद को बनाए रखना है तो आपको पावरफुल बनना होगा, अदरवाइज जो आपसे ज्यादा पावरफुल है वो आपके वजूद को मिटा देगा। और जब बात नेशंस की आए तो उन्हें पावरफुल बनने के साथ साथ खुद को एक्सपैंड भी करना होगा। महान फिलोसोफर और अर्थशास्त्र के ज्ञानी आचार्य चाणक्य भी इसी सिद्धांत पर चलते थे। पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान में जो आज इसराइल कर रहा है वो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर इसको इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्लान कह रहे हैं। जब से इसराइल और हमास के बीच में वॉर स्टार्ट हुई है तब से आपने ये शब्द ग्रेटर इसराइल सोशल मीडिया पर कई बार सुना होगा। तो आखिर क्या है ये ग्रेटर इसराइल, क्या है इसके पीछे का हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, एंड कैसे ये इसराइल के करंट जियोपॉलिटिकल प्लान का एक पार्ट है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। साल 2011 में हमास ने इसराइल का एक सोल्जर पकड़ लिया था। हमास ने इसराइल के सामने ऑफर रखा कि अगर तुम्हें अपने इस सोल्जर को छुड़वाना है तो तुम्हें बदले में हमारे 1000 लोगों को छोड़ना पड़ेगा जिन्हें तुमने अपनी जेलों में बंद करके रखा हुआ है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसराइल ने बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे हमास के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया एंड अपने एक सोल्जर के बदले 1000 हमास के कैदियों को रिलीज कर दिया। एंड इन कैदियों में से एक कैदी आगे चलकर हमास का चीफ बनता है जिसका नाम था याह्या सिनवार। हालांकि हाल ही में इसराइल ने गाजा की बॉम्बिंग के दौरान याह्या सिनवार को मार गिराया, लेकिन स्टिल इसराइल के लिए अपने एक सोल्जर की जान इतनी ज्यादा कीमती थी कि उसने 1000 हमास के कैदियों को छोड़ दिया। नाउ यू कैन इमेजिन इसराइल अपने लोगों की सिक्योरिटी को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव एंड सीरियस रहता है। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अटैक किया एंड इसराइल के 1200 से ज्यादा लोगों को मार गिराया एंड कई सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया, तो आपको क्या लगता है इसराइल इतनी आसानी से हमास को जाने देता? इसराइल ने उसके बाद से जो भी किया है तब से इसराइल रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा। उसने कसम खा ली है कि वो हमास का नामो निशान मिटा कर रहेगा और जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो गया या फिर ईरान, उसको भी वो नहीं छोड़ेगा। इसराइल एक के बाद एक अपने दुश्मनों को निपटाता जा रहा है। पहले उसने ईरान के प्रेसिडेंट को मारा, देन उसने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा, देन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा। हमास के चीफ के मरने के बाद हमास का जो नया चीफ बना याह्या सिनवार, उसको भी उसने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। इसराइल बैक टू बैक जिस तरह से अपने दुश्मनों को खत्म करता जा रहा है, जिस तरह से उसने गाजा को बिल्कुल चपटा कर दिया है, नाउ सेम थिंग वो लेबनान में कर रहा है। साउथ लेबनान में वो लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। इसराइल के इन सभी एक्शंस को देखकर हर कोई यही बात कह रहा है कि इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल प्लान के अंडर ये सब कर रहा है। आपने इसराइल के मैप में ये 2 ब्लू लाइंस जरूर देखी होंगी। कैन यू गेस ये 2 ब्लू लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दरअसल ये 2 ब्लू लाइंस 2 रिवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें से एक है नाइल रिवर जो कि इजिप्ट से निकलती है एंड दूसरी है यूफ्रेट रिवर जो कि सीरिया एंड इराक से होकर गुजरती है। लेकिन इन 2 रिवर्स का इसराइल के झंडे से क्या मतलब? यहीं पर ही आता है ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट। नाइल रिवर एंड यूफ्रेट रिवर के बीच में जितना भी एरिया आता है, जितने भी देश आते हैं, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल ये पूरा एरिया एक दिन इसराइल कंट्रोल करेगा और यही है ग्रेटर इसराइल। थियोडर हर्जल ये वो व्यक्ति है जिसने 20th सेंचुरी की शुरुआत में ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत करी थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज़ायनिज्म भी कहा जाता है। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अंडर जितने भी जूस पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे, उन्हें कहा गया था कि यू हैव टू कम टू दी प्रॉमिस लैंड। थियोडर हर्जल ने इस चीज के लिए रिलीजियस प्रोफेसी का भी इस्तेमाल किया जो कहती है कि अब्राहम को ईश्वर ने खुद प्रॉमिस किया था कि एक दिन तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस लैंड मिलकर रहेगा। अब्राहम वो थे जो कि ज्यूज के सबसे पहले प्रॉफिट थे। थियोडर हर्जल के ज़ायनिस्ट मूवमेंट से उन्हें ज्यूज से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। उन्होंने सभी ज्यूज को ये बात बोली कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है उस पैसे से तुम पैलेस्टाइन वाले एरिया में जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे करके वहां पर बसना शुरू कर दो। सभी ज्यूस ने वैसा ही किया जैसा उन्हें कहा गया था। वो धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन वाले एरिया में आने लगे एंड इस तरह से इसराइल एग्जिस्टेंस में आया। आई नो इसके पीछे की काफी लंबी चौड़ी स्टोरी है, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आपने अब्राहमिक रिलीजन के बारे में तो जरूर सुना होगा। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये अब्राहमिक रिलीजन है क्या। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन तीनों ही रिलीजन में अब्राहम को एज अ प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है, जो कि सबसे पहले प्रॉफिट थे। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं ग्रेटर इसराइल की बातें कर रहा था और कहाँ मैं रिलीजन की बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से जुड़ा हुआ है। ज्यूज की होली बुक हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग अब्राहम के 2 बेटे थे, एक का नाम था इस्माइल एंड एक का नाम था आइजैक। एंड इन्हीं दोनों से आगे जाकर निकलते हैं 2 बड़े रिलीजन, जिसमें से एक था जुडाइज्म एंड एक था इस्लाम। जहाँ आइजैक से निकल कर आता है जुडाइज्म, तो वहीं इस्माइल से निकल कर आता है इस्लाम। कहा जाता है कि जो अब्राहम थे वो ईश्वर यानी गॉड से बातें करते थे।
एक दिन ईश्वर ने उन्हें उर, जो कि आज के मॉडर्न डे इराक में आता है, वहां से कैनन वाले एरिया में जाने को बोला, जो कि आज के पैलेस्टाइन एंड इजराइल वाले एरिया में आता है। ईश्वर का अब्राहम को जो भेजने का कारण था वो ये था, वो चाहते थे कि इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में उनका संदेश फैले। और साथ ही उन्होंने अब्राहम को ये भी बोला कि रास्ते में तुम्हें अच्छे एग्जाम्पल सेट करने होंगे जिनसे दुनिया आगे चलकर सीख लेगी। एक बात और, जो अब्राहम थे वो शादीशुदा थे, लेकिन उनका कोई भी बेटा या बेटी नहीं थी। इसीलिए गॉड ने उन्हें प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरा ये काम कर लेते हो तो आई विल ब्लेस यू विद बेबी। तो जब अब्राहम ईश्वर का कार्य कर लेते हैं तो एज गॉड प्रॉमिस उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखते हैं आइसैक। अब ये सब होने के बाद एक बार फिर से ईश्वर अब्राहम की भक्ति का टेस्ट लेते हैं। ईश्वर अब्राहम को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए अपने बेटे की बलि दे सकते हो। अब्राहम बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे अपने बेटे आइसैक की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो उनका बेटा होता है आइसैक, वो भी ईश्वर को काफी ज्यादा मानता है, उन पर काफी ज्यादा विश्वास करता है, तो वो भी अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही अब्राहम आइसैक की बलि देने जा ही रहे होते हैं, तभी उस वक्त वहां पर गॉड आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। ईश्वर को पता चल जाता है जो अब्राहम है उनकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं है, और जो उनका बेटा है आइसैक, उसकी भी भक्ति में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। इस बात से ईश्वर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो अब्राहम एंड आइसैक दोनों को प्रॉमिस करते हैं कि जो उनके डिसेंडेंट होंगे, उनके आने वाले वंशज होंगे, वो इस पूरे उर से लेकर कैनन वाले एरिया में राज करेंगे, जिसके अंडर आज के देश जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन एंड सऊदी अरेबिया आते हैं। अब आप पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आइसैक से आगे जाकर कौन सा रिलीजन निकलता है? जुडाइज्म। एंड ईश्वर ने अब्राहम एंड आइसैक दोनों को प्रॉमिस किया था कि जो उनके डिसेंडेंट होंगे वो इस पूरे एरिया पर राज करेंगे। दिस विल बी योर एरिया। और यही है ग्रेटर इजराइल। इसी स्टोरी से ग्रेटर इजराइल के आइडिया को कनेक्ट किया जाता है। अब हमने रिलीजियस एंगल से तो ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब इसे जियोपॉलिटिकल एंगल से समझते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से पहले गाजा कुछ ऐसा दिखता था, नाउ गाजा कुछ ऐसा दिखता है। इजराइल आज जो कुछ भी कर रहा है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है। यहाँ तक कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो तक इजराइल को कंडेम कर रही हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जो खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो गाजा की बॉम्बिंग करना हो, लेबनान की बॉम्बिंग करना हो, या फिर यूएन में उसके सपोर्ट में वोटिंग करना हो। उस देश से इजराइल को खुलकर सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए हर तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, चाहे उसको वेपन्स प्रोवाइड करना हो, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना हो, या फिर उसको फंडिंग प्रोवाइड करना हो। लेकिन आखिरकार यूएसए इजराइल को इतना सपोर्ट कर क्यों रहा है? इजराइल को सपोर्ट करने से यूएसए का क्या फायदा? आप जो पूरा रीजन देख रहे हो, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स इसी एरिया में पाए जाते हैं। और जहां ऑयल हो वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जहां से वो यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका को कनेक्ट करता है, जिस वजह से ग्लोबल ट्रेड के लिए मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे में कौन पावरफुल कंट्री होगा जो इस एरिया को अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहेगा? आज इस पूरे रीजन में यूएसए की हेजमनी है, एंड यूएसए की हेजमनी मेंटेन रहे, इस चीज के लिए यूएसए ने अरब नेशंस को खुद के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। इन कंट्रीज के लिए यूएसए की इंपॉर्टेंस बनी रहे, इस चीज के लिए यूएसए ने यूज किया है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, जो कि अंग्रेजों ने भारत के साथ किया था। दरअसल यूएसए ने इन कंट्रीज को आपस में लड़वा रखा है, इन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करी हुई हैं ताकि कभी भी एक ना हो पाए। जितने ज्यादा ये आपस में फ्रैक्चर रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उतना ज्यादा ये कमजोर होंगे, और जितने ही ज्यादा ये कमजोर होंगे उतना ही आसान होगा इन्हें कंट्रोल करना, जिसके कारण यूएसए अपनी डोमिनेंस इन पर बना सकता है। एंड अपनी इस डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए यूएसए इस्तेमाल करता है इजराइल का। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी जिस देश के पास है वो केवल इजराइल है। साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट की जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है वो केवल इजराइल ही है। इजराइल के जरिए यूएसए अपनी पावर को मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट करता है। इजराइल ऑफिशियली तो ग्रेटर इजराइल की आइडिया को नहीं मानता, लेकिन जो उसके एक्शंस हैं वो कुछ और ही कहते हैं। ऑफिशियल लेवल पर वो ग्रेटर इजराइल के आइडिया को रिजेक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग वो हिब्रू बाइबल को काफी ज्यादा मानते हैं, लेकिन जब बात पॉलिसीज की आए तो वहां पर वो रिलीजन को नहीं लेकर आते। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। खैर, आपको इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान के बारे में क्या लगता है? क्या सचमुच इजराइल अपने आप को एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा है? और अगर ऐसा इजराइल कर भी रहा है तो क्या आप इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान को सपोर्ट करते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।